Sorry, ma'am. ओके तो मैंने प्रीवियस क्लास में लिमिट स्टार्ट किया था और लिमिट के मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए थे, जिसमें से अपन ने 2 कंप्लीट कर लिए थे। ओके Yes, ma'am. और थर्ड क्वेश्चन पे हम थे, तो थर्ड वाला क्वेश्चन अब हम करते हैं एक बार ना। फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग limit z tends to 1 plus I z square minus z plus 1 minus I and divided by z square minus 2z plus 2। तो हमें इसका लिमिट फाइंड आउट करना है। फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग और z tends to 1 plus I पे फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फंक्शन क्या गिवन दिया है हमको, लिमिट z tends to 1 plus I z square minus z plus 1 minus I divided by z square minus 2z plus 2। ये हमको फंक्शन दिया है। तो 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। फर्स्ट क्या है कि आप z की जितनी वैल्यू आपको दी गई है 1 प्लस आई आप डायरेक्टली इसमें पुट कर दीजिए, या तो आप अपने फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं इसमें पुट कर सकते हैं। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, है ना। अब देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो लिमिट z tends to 1 plus I। ओके इसके लिए हम क्या करते हैं, z स्क्वायर और 1 को साथ में लिख देते हैं और माइनस z माइनस आई और डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2। अब न्यूमरेटर में से हम z स्क्वायर प्लस 1 को क्या करते हैं, z स्क्वायर प्लस 1 को हम i के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आई। z स्क्वायर प्लस 1 को हम z प्लस आई इंटू जेड माइनस आई लिख सकते हैं। स्नेहा समझ आया ये कैसे लिखा, z प्लस आई Yes. इंटू माइनस आई। Yes, ma'am. ए Yes. प्लस बी और ए माइनस बी, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो जेड स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो वो जेड स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। और यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा आपका जेड प्लस आई। सिमिलरली जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2, यदि आप इसका फैक्टर निकालेंगे तो आपको 2 फैक्टर्स मिलेंगे, एक आएगा z माइनस 1 माइनस आई और सेकेंड फैक्टर मिलेगा z प्लस 1 प्लस आई, है ना। ये फैक्टर कैसे मिलेगा, यदि आप इसको फॉर्मूला मेथड से निकालोगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a और उससे सॉल्व करोगे तो ये फैक्टर्स आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगे। ओके ये +1 नहीं मिलेगा, सॉरी ये -1 प्लस आई मिलेगा, है ना। ये निकाल के बताऊं या तुम निकाल लोगे इसको,
यस मैम। मैम मैंने नीचे वाला फैक्टराइज कर, नीचे तो मैम यही फैक्टर्स आए थे मेरे, ऊपर शायद से मेरा कुछ अलग सा आया था, पता नहीं। ऊपर मैंने फैक्टर नहीं किए हैं, ऊपर मैंने ये z² + 1 एक साथ यस लिखा है और मैम, है ना यस मैम। इस पार्ट मैंने में कुछ, किया। मैंने नीचे ऊपर वाला पता नहीं कुछ अजीब सा ही कर दिया था। अच्छा चलो अब आगे देखते हैं अपन। अब इसमें z+i को क्या ले लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर में, तो हमारा बचेगा z - i - 1 बचेगा, और डिवाइड में z -1 - i, और इनटू में z -1 + i। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारा z - i - 1 या z -1 - i दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो फंक्शन बचेगा लिमिट z टेंड्स टू 1 + i, z + i, और डिवाइड में बचेगा z -1 + i। मैम इसका आंसर 2 - i/2 आ रहा है क्या? तो हाँ यही आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2 - i/2, और अलग अलग करोगे तो 1 - i/2, ये ही आपका फाइनल आंसर सही है। मेरा भी आया था, है ना? मैम यही आया था ऊपर, बाद में पता नहीं मैंने अच्छा क्या करके ऊपर पता नहीं किस तरीके से निकाला था, मुझे याद नहीं है, बट मेरे लास्ट में यही बना था z+i इंटू z-i-1, तो मैम ऊपर नीचे वाला ये कैंसिल हो गया था, तो z+i अपॉन में z-1 + i बचा था, तो मैम उसको सॉल्व अच्छा करके मेरा आंसर यही 2 - i/2 आ रहा था। ओके, तो सही आंसर है। अब फोर्थ में एक होमवर्क दे देती हूँ इसमें, लिमिट z टेंड्स टू -i z² डिवाइडेड बाय z + i। और एक और क्वेश्चन फिफ्थ, लिमिट z टेंड्स टू 0 z² + 6z + 3 डिवाइडेड बाय z² + 2z + 2। ओके, अब ये लिमिट हमारा हो गया है, अब हम चलते हैं कॉन्टिन्यूटी की तरफ, क्योंकि फंक्शन जहां आता है वहां लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आती है। तो अब हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, है ना? कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, या फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जो भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, इसका कॉन्टिन्यूटी कैसे निकालेंगे? तो कॉन्टिन्यूटी में हम लोग क्या करते थे, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करते थे। तो यदि कोई हमारे पास फंक्शन है, लेट f ऑफ z, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन, और इसको हमें कॉन्टिन्यूअस बताना है, इस तो कॉन्टिन्यूअस कब बोलेंगे, इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस किसी पॉइंट पे हमें चेक करनी रहती है, जैसे हमने z = z0 ले लिया, तो किसी भी फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस एट z = z0 बोलेंगे तब, इफ लिमिट z टेंड्स टू z0, यदि उस फंक्शन का लिमिट हम निकालते हैं और वो किसके इक्वल होता है, वो फंक्शन में यदि हम डायरेक्टली z0 पुट करते हैं उसके इक्वल होता है, तो वो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। ठीक है, यस मैम। तो अब हम निकाल के देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जामाइन द कॉन्टिन्यूटी of the following f of z equals to
z cube minus I z square plus z minus I divided by z minus I, comma z is not equal to I और z इक्वल टू I पे दिया गया है 0। आपको इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। ओके, तो कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है मतलब उसका लिमिट निकालना है। तो हम लिमिट किस पे निकालेंगे? z टेंड्स टू z नॉट। हाँ, z नॉट पे हम क्या लिखेंगे? I। और फंक्शन हमारा क्या रहेगा? z क्यूब माइनस I z स्क्वायर प्लस z माइनस I डिवाइडेड बाय z माइनस I। इस फंक्शन का हमें z टेंड्स टू I पे निकालना है। निकालो जरा मैम स्क्रीन तो यस मैम मैम मुझे खाली एक चीज पूछना था इसमें मैम, अगर हमारा ये लिमिट इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो हम कह देंगे कि क्या कहते हैं ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना? हाँ, यस मैम। यदि 0 के इक्वल नहीं आएगा इसका मतलब ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। यस मैम। यस, फाइंड आउट करिए। मैम लिमिट की वैल्यू 0 आ रही है। 0 आ रही है मतलब वो कॉन्टिन्यूअस है। इसका वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि लिमिट z टेंड्स टू I f of z is equals to f of I। f of I, this function is a continuous function, continuous at z equals to I। Now question number 2. Show that the function f of z defined by f of z equals to real z divided by z, comma z is not equal to 0, 0 comma z equals to 0 is not continuous at z equal to 0। आपको इसे प्रूफ करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है z इक्वल टू 0 पे। ओके, तो आपको फंक्शन क्या दिया है? f of z इक्वल्स टू रियल z डिवाइडेड बाय z at z is not equals to 0। ओके,
तो हमें z इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मीन्स लिमिट z tends to 0, real part of the z divided by z. z tends to 0 means z किसका फंक्शन होता है? x and y का. तो z tends to 0 को हम x tends to 0 and y tends to 0 भी लिख सकते हैं. ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि रियल पार्ट ऑफ z मीन्स x x और z को क्या पुट करेंगे हम? x plus I y से y. ओके. अब हमें x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? पहले हम लिमिट x टेंड्स टू 0 को बाहर छोड़ देंगे और ब्रैकेट के अंदर हम लिमिट y टेंड्स टू 0 ले आएंगे, जो किस पे अप्लाई करेंगे? x डिवाइडेड बाय x प्लस आई वाई, आयोटा y. तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 करेंगे तो x डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा डॉट 0. दैट मीन्स ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x 1 डिवाइडेड बाय x. x और which x 1 हो और x जाएगा. कैंसिल्ड आउट हो जाएगा. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 आ जाएगा. और कांस्टेंट का यदि लिमिट निकालेंगे तो आपको कांस्टेंट ही मिलेगा. ओके. अब ये एक तरीका था और नेक्स्ट एक और हमें चाहिए है. फिर उन दोनों को कंपैरिजन करेंगे पहले हम. ठीक है. वैसे तो ये हो गया है कि ये 1 वैल्यू आई है और ये आपकी 0 थी तो वो नॉट कॉन्टिन्यूअस हुआ. बट जहां दो वेरिएबल्स की लिमिट की बात आती है, तो जैसे आपने लिमिट x टेंड्स टू 0 निकाला, एक बार आपको लिमिट y टेंड्स टू 0 के साथ भी ये करना पड़ेगा, है ना. ये फर्स्ट था आपका. अब सेकंड हम कैसे करेंगे? देखो, सेकंड में हमें क्या करना है? अगेन हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 और y टेंड्स टू 0 लिखा और यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है? x प्लस आई वाई. अब हम लिमिट y टेंड्स टू 0 को बाहर छोड़ेंगे और ब्रैकेट में लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा y में पुट करेंगे. तो ये हो जाएगा आपका लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस आयोटा y आएगा. तो 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस आयोटा y, ये आपका 0 ही होगा और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? आपका 0. तो देखो, इन दोनों में भी आंसर आपके क्या आ रहे हैं? डिफरेंट आ रहे हैं. यदि ये दोनों 0 आते और ये 0 से मैच कर जाते तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता. और यदि ये दोनों 1 आते तो भी ये मैच नहीं हो रहे हैं. और यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों भी मैच नहीं हो रहे हैं. इसका मतलब ये क्या हुआ आपका? डिसकॉन्टिन्यूअस या नॉट कॉन्टिन्यूअस आया. ओके. ओके मैम. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस z टेंड्स टू 0. हमने दो अलग अलग पाथ लिए हैं फॉर टू डिफरेंट पाथ्स. टू डिफरेंट पाथ्स. तो टू डिफरेंट पाथ्स पे हमारी लिमिट की वैल्यू अलग आई है. लिमिट हैव टू डिफरेंट वैल्यूज. टू डिफरेंट वैल्यूज. यदि दो अलग अलग वैल्यूज आती है तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट हमारा एग्जिस्ट नहीं होगा. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. और यदि लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है. Hence f of z is not continuous. Not continuous at and u आएगा continuous at z equal to 0.
तो ये हुआ इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ओके मैम। अब इसके 2 क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क दे देती हूँ। क्वेश्चन मैम नंबर मुझे खाली एक चीज पूछना था, हाँ जैसे कि मैम अगर हमारा क्या कहते हैं ये दोनों लिमिट का वैल्यू सेम आता लेकिन हमारा उससे मैच नहीं करता, तब भी तो हम ये कह सकते हैं ना कि फंक्शन हमारा वो है मतलब डिसकंटिन्यूअस है 0 पे। हाँ, फिर भी डिसकॉन्टिन्यू, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस की देखो, यदि ये दोनों सेम आ जाते हैं ना तो लिमिट तो एग्जिस्ट हो जाएगी तुम्हारी। लिमिट ओके एग्जिस्ट कब होती, देखो इसमें 2 वेरिएबल्स हैं इसलिए 2 बार निकालना पड़ रहा है। वैसे हमें 2 बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां एक्स वाई नहीं आता है तो वहां सिर्फ हम z टेंड्स टू 0 निकाल रहे थे। यस मैम। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाला था ना तुमने, सिर्फ z का ही निकाला था, यहाँ एक्स वाई का रूल नहीं था, इसमें z टेंड्स टू निकाला तो जो आपका आंसर आया वो इससे मैच कर गया। तो ये क्या हो गया आपका, ये लिमिट एग्जिस्ट भी हो गया आपका और कॉन्टिन्यूअस भी हो गया। बट कोई जरूरी नहीं है, कई बार यहाँ 0 की जगह पे 1 आ जाता, 1 आ जाता तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाता, बट ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। ओके, ओके मैम। लिमिट ओके मैम। एग्जिस्ट होना मतलब कांस्टेंट वैल्यू होना आता है, बट कॉन्टिन्यूअस के लिए आपका ये वाला इस पॉइंट पे जो वैल्यू आया वो मैच करना चाहिए लिमिट के साथ, ओके वो मैम। इम्पोर्टेंट। तो एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 4 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस आई एट z इक्वल्स टू 1 माइनस आई। चेक द कॉन्टिन्यूटी, इसकी हमें क्या चेक करना है, कॉन्टिन्यूटी। तो और मैम इसको तो क्वेश्चन, हमें 1 माइनस आयोटा पे चेक करेंगे ना। हाँ 1 माइनस आयोटा पे चेक करना है इसको। और एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू इमेजिनरी जेड डिवाइडेड बाय mod of z, comma z is not equal to 0 and 0 comma z equals to 0। इसका भी चेक करना है क्वांटिटी। तो ये हुए आपके 2 होमवर्क। मैम यहाँ पे जो हमने मॉड ऑफ जेड लिया है तो यहाँ पे बेसिकली हमें x प्लस आयोटा y के जगह हमें x माइनस आयोटा y लिखना होगा। नहीं, मॉड का मतलब होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर अच्छा। प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा r कह सकते हैं जिसे हम लोग। हाँ, वो जो तुम बोल रही हो वो कॉन्जुगेट होता है। ओके मैम। अब हम चलते हैं कॉन्जुगेट को हम, तो शायद से हम लोग z डैश से डिनोट करते हैं ना। हाँ जेड बार भी शो करते हैं और जेड डैश भी शो करते हैं, जो एक्स माइनस आई वाई होता है आयोटा, ओके मैम। है ना। और मॉड का मतलब जो अपन ने आर निकाला था, यस मैम। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई। ओके, अब हम चलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। मैम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो हमें कॉन्टिन्यूटी भी तो चेक करना पड़ता है ना। हाँ, उसी के लिए फंक्शन नहीं, इसका एक अलग फॉर्मूला होता है ना डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, बट वो हाँ कॉन्टिन्यूअस होता है, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब वो कॉन्टिन्यूअस है ना। बट कोई यस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल। यस मैम। डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव of a function of complex variable।
मुझे एक चीज पूछना था, जैसे कि हाँ हम लोग 12th में पढ़े थे, मतलब लाइक, तो हम लोग को एक शॉर्टकट बताया था, जैसे एल हॉस्पिटल रूट कहते थे। तो मैम जैसे हाँ कि अगर लिमिट में इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा होता था, या हाँ 0 अपॉन 0 वाला फॉर्म बढ़ता था, तो हम लोग को कहता था कि हम्म सीधा दोनों ऊपर और नीचे दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, जब हम्म तक ऐसा हो कि नीचे 0 ना आए। तो मैम अगर हम्म हम उससे करते तो क्या वो गलत हो जाएगा लिमिट सॉल्व करना? नहीं, वैसा भी कर सकते हैं, बट उतने हैक्टिक क्वेश्चंस नहीं आएंगे इसमें आपको। आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो या तो आपके क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हो आप इसमें। आप जेड के रिस्पेक्ट में कर देना डिफरेंशिएट इसमें, और यदि यस एक्स और मैम। वाई रहेगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर देना आप, वैसा भी कर सकते ओके। हैं। बट उतने ओके। कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं आएंगे। देखो इनके ये सिर्फ बेस है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं 12th में, 11th में जब भी यस पढ़ा मैम। आपने। तो ये जस्ट यूज करना बताया है। ये बेसिक है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। आपका आना होगा तो एक आध क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से आपको, है ना। ओके मैम। मैम मुझे चलो। खाली पूछना था कि मैम लाइक हाँ अगर कभी मतलब मुझे जैसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया, तो मैम मतलब अगर हाँ हम एल अप्लाई कर हॉस्पिटल सकते रूल। हैं। हाँ ओके मैम। अप्लाई कर सकते हैं। लेट एफ ऑफ जेड, अब डिफरेंशिएबल के लिए एफ ऑफ जेड हमारे पास एक फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द वेरिएबल z, ऑफ द वेरिएबल z, देन फॉर्मूला होगा आपका एफ डैश जेड, इसको हम क्या बोलेंगे, डी एफ बाय डी जेड, which is equals to limit del z tends to 0 f z plus del z minus f of z और डिवाइडेड में del z। ये होता है डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला हमने कब पढ़ा था याद करो, जब हम डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं पढ़ते थे डिफरेंशिएबल में, जब ऐसा कुछ ओके फॉर्मूले से हम निकालते थे उसमें। ठीक है, तो इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं है, इसमें तो अभी एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहते डिफरेंशिएबल के, है ना। तो अपन एक क्वेश्चन पहले करके देखे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर ओके 1। मैम। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फंक्शन, consider the function f of z, which is equals to 4x plus y plus I minus x plus 4y, and discuss df upon dz। df upon dz आपको क्या करना है, फाइंड आउट, मतलब आपको डिफरेंशिएबल बताना है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो आपको फंक्शन क्या दिया गया है, पहले हम फंक्शन लिख लें। एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू दिया है 4x प्लस वाई प्लस आई माइनस एक्स प्लस 4y। ओके, एफ ऑफ जेड हमारा किसके इक्वल होता था, एफ ऑफ जेड हमारा डब्ल्यू के इक्वल होता है। ओके, तो एफ ऑफ जेड है हमारा 4x प्लस वाई प्लस आई माइनस एक्स प्लस 4y, और W हमारा क्या होता है, U प्लस आई वी। तो यदि हम कंपैरिजन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो U हमारा होगा रियल पार्ट, दैट इज 4x प्लस वाई, एंड V हमारा होगा इमेजिनरी पार्ट, दैट इज माइनस एक्स प्लस 4y। ओके, अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा एफ डैश जेड का, एफ डैश जेड इक्वल्स टू एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड में क्या होता है आपका डेल जेड। अच्छा वो लिखना भूल गई मैं, लिमिट वाला,
लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0। इसके आगे होगा आपका लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ डैश जेड इक्वल्स। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में हमको पुट करना है। तो हमारे पास एफ ऑफ जेड तो है, हमें पहले क्या चाहिए, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एफ जेड प्लस डेल जेड। एफ जेड प्लस डेल जेड क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स की जगह हम पुट करेंगे एक्स प्लस डेल एक्स एंड y की जगह हम पुट करेंगे y प्लस डेल वाई। ओके, तो अब हमारा एफ जेड प्लस डेल जेड आएगा, 4x दिया है तो x की जगह पे x प्लस डेल एक्स प्लस y दिया है तो y प्लस डेल वाई प्लस आई नहीं दिया, माइनस आई दिया है, माइनस आई इंटू एक्स दिया है तो एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल एक्स और प्लस 4i तो y की जगह पे y प्लस डेल वाई। तो ये हमने पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 4x प्लस 4 डेल एक्स प्लस वाई प्लस डेल वाई माइनस आई डेल एक्स प्लस 4i प्लस 4 डेल वाई, है ना। ये हो गया आपका एफ जेड प्लस डेल जेड। ओके, अब हमें क्या निकालना है, एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड। अब हम निकालेंगे एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड। तो ये निकालते हैं हम, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 4 डेल एक्स प्लस वाई प्लस डेल वाई माइनस आई डेल एक्स प्लस 4i प्लस 4 डेल वाई। इतना समझ आया स्नेहा तुम्हें? यस मैम। और एफ ऑफ जेड क्या था वो पुट कर देते हैं, माइनस में 4x प्लस वाई प्लस आई माइनस एक्स प्लस 4y। अब ये हम ओपन कर देते हैं तो 4x प्लस 4 डेल एक्स प्लस वाई प्लस डेल वाई माइनस आई एक्स माइनस आई डेल एक्स प्लस 4i प्लस 4 डेल वाई। ये भी ओपन कर देते हैं, माइनस 4x माइनस वाई माइनस आई माइनस एक्स प्लस 4y। तो 4x माइनस 4x कैंसल्ड आउट प्लस y माइनस y, यहाँ बचेगा 4 डेल x प्लस डेल y माइनस आई एक्स माइनस आई डेल एक्स प्लस 4i प्लस 4 डेल वाई और माइनस माइनस प्लस तो प्लस आई एक्स माइनस 4i जो प्लस आई एक्स और माइनस आई एक्स कैंसल्ड आउट माइनस 4i प्लस 4i कैंसल्ड आउट। तो ये हो जाएगा आपका 4 डेल एक्स प्लस डेल वाई माइनस आई डेल एक्स प्लस 4 डेल वाई। ये आपका आ गया, क्या आया ये, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड
और माइनस एफ ऑफ जेड। अब हमको फॉर्मूले में क्या चाहिए, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड जो भी आपका आया है माइनस एफ ऑफ जेड के साथ डिवाइड में हमको क्या चाहिए, डेल जेड, ये फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 डेल एक्स प्लस डेल वाई माइनस आई डेल एक्स प्लस 4 डेल वाई और डिवाइडेड में डेल जेड की जगह पे हम क्या कर देंगे, डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। तो ये हो गया आपका डी एफ बाई डी जेड। ये क्या हो गया आपका, डी एफ बाई डी जेड इक्वल टू लिमिट, है ना, z टेंड्स टू 0 4 डेल एक्स प्लस डेल वाई माइनस आई डेल एक्स प्लस 4 डेल वाई और डिवाइडेड में डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। ये हमने हमारा फंक्शन क्या कर दिया, बना दिया। अब इसका हमें लिमिट निकालना है। तो लिमिट हम 3 तरीकों से निकालेंगे, मतलब 3 पाथ्स के लिए निकालेंगे। और यदि उन 3 पाथ्स का आंसर सेम आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। तो हम फर्स्ट पाथ स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखना है इसको, है ना। तो फर्स्ट पाथ हम स्टार्ट कर रहे हैं अलोंग रियल एक्सिस। रियल एक्सिस, रियल एक्सिस का मतलब क्या होता है, जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। रियल एक्सिस मीन्स इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा, डेल्टा वाई इक्वल्स टू 0 और डेल्टा जेड क्या आएगा, आई डेल्टा वाई 0 है तो डेल्टा जेड इक्वल टू क्या आएगा आपका, डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अब हम पुट करें इसमें डी एफ बाई डी जेड में, तो आपका डी एफ बाई डी जेड इक्वल्स टू लिमिट, है ना, जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई है और आई वाई हमारा 0 होगा तो क्या आएगा, एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पे हमारा 4 डेल एक्स डेल वाई आपका 0 माइनस आई डेल्टा एक्स डेल वाई आपका 0 और डिवाइडेड में यहाँ पे डेल वाई 0 तो क्या बचेगा आपका, डेल एक्स। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 4 डेल एक्स माइनस आई डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, डेल एक्स को कॉमन निकालेंगे तो 4 माइनस आई होगा और यहाँ पे भी डेल एक्स से डेल एक्स आपका क्या हो जाएगा, कैंसल्ड आउट। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 4 माइनस आई, 4 माइनस आई आपका कांस्टेंट है तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 4 माइनस आई। आई बात समझ में, नेहा समझ आ गया। यस मैम। अब बी पार्ट में जैसे हमने रियल एक्सिस का पाथ लिया, अब हम लेंगे अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, अलोंग इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस का मतलब होता है कि जिसका रियल पार्ट 0, पार्ट इक्वल टू 0, रियल पार्ट इक्वल टू 0 मीन्स डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0।
और डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, तो डेल जेड इक्वल्स टू आई डेल्टा वाई, है ना। z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, x 0 तो z इक्वल्स टू आई वाई, है ना। इसलिए डेल्टा z इक्वल्स टू दिस। तो अब इसका निकालते हैं हम लोग df बाई dz। तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 0 था, यहाँ पे आई वाई टेंड्स टू 0। आई वाई मतलब y टेंड्स टू 0, है ना, आई तो कांस्टेंट। और यहाँ पे हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स 0, तो पहले 0 प्लस डेल्टा वाई माइनस 0 प्लस 4i डेल्टा वाई, और यहाँ पे डेल्टा एक्स आपका 0, तो प्लस आ जाएगा i डेल्टा वाई। ये हो जाएगा आपका लिमिट y टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई प्लस 4i डेल्टा वाई, और डिवाइडेड में आ जाएगा डेल्टा वाई। डेल्टा वाई हम कॉमन ले लेंगे, तो लिमिट y टेंड्स टू 0, तो डेल्टा वाई कॉमन, तो 1 प्लस 4i, और डिवाइडेड में यहाँ पे i डेल्टा वाई आएगा, है ना, आई डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई हमारा कैंसल्ड आउट, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट y टेंड्स टू 0। खाना हाँ 1 प्लस 4i डिवाइड बाय i। अब हमारा फाइनल आंसर आएगा 1 प्लस 4i डिवाइड बाय i। ओके, बट आई इसमें नीचे, जब भी आई नीचे आता है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइज डिनोमिनेटर 1 प्लस 4i डिवाइड में i मल्टीप्लाई माइनस i माइनस i, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा i मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस 4i डिवाइड में i स्क्वायर, i का इंटू करेंगे तो i प्लस हो जाएगा 4i स्क्वायर और i स्क्वायर। अब i स्क्वायर की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, -1, तो ये हो जाएगा i -4 डिवाइडेड बाय -1। ये माइनस ऊपर ले जाएंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 4 - i। ठीक है, तो ये इमेजिनरी देखो सेम आ गया दोनों। अब एक और पार्ट है, वो भी इसमें पुट करना पड़ेगा, है ना, और इसके बाद इन तीनों के आंसर मैच करने पड़ेंगे। तो थर्ड पार्ट आपका along a line y equal to x, y equal to x पे हम चेक करते हैं, है ना। y equal to x means z equals to क्या होता है आपका x प्लस आई वाई, y को x पुट करेंगे तो x प्लस आई एक्स, और z इक्वल टू x कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस आई, और डेल z इक्वल्स टू क्या होगा, डेल x 1 प्लस आई, और डेल y इक्वल टू होगा डेल x, है ना, यहाँ से डेल y इक्वल टू डेल x। अब पुट करते हैं df अपॉन dz लिमिट, है ना, z टेंड्स टू 0। फोर डेल एक्स, सॉरी, डेल वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, डेल एक्स माइनस आई डेल एक्स प्लस 4i डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस आई डेल्टा वाई की जगह डेल एक्स, है ना। लिमिट इसकी जगह पे क्या है आपका, x प्लस आई वाई है तो आई एक्स टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा हमारा
4 del x प्लस del x कितना हो जाएगा 5 del x माइनस आई प्लस 4i प्लस क्या हो जाएगा 3i del x, और यहाँ पे del x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस i, और यहाँ पे हमारा लिमिट x कॉमन होगा तो 1 प्लस i टेंड्स टू 0। यहाँ पे del x कॉमन लेंगे तो 5 प्लस 3i डिवाइडेड में del x जो कैंसल्ड आउट हो जाएगा 1 प्लस i, और यहाँ 1 प्लस i टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 आएगा, और 5 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 1 प्लस i कांस्टेंट मिला, तो यही हमारा आंसर होगा 5 प्लस 3i अपॉन 1 प्लस i। बट डिवीजन में है, तो डिवीजन में होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं रैशनलाइज डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3i मल्टीप्लाइड विद द 1 माइनस i डिवाइडेड में 1 प्लस i मल्टीप्लाइड विद द 1 माइनस i, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5i प्लस 3i माइनस 3i स्क्वायर डिवाइडेड में 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देना, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा ये -2i, और ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, 5 प्लस 3 8 माइनस 2i डिवाइडेड बाय 2, और 2 कॉमन लेंगे तो 4 माइनस i डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, फाइनल आंसर 4 माइनस i। तो तीनों सेम आ गए हमारे, है ना। तो Yes, हम ma'am. बोल सकते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, एट पॉइंट z, z पे आपका फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल हो गया। तो इसका एक ही क्वेश्चन था, इसके क्वेश्चंस आते नहीं है ना। Yes, ma'am. ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है एनालिटिक फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो, उसके क्वेश्चंस पक्का आते हैं जिसमें सीआर इक्वेशंस भी आती है और एनालिटिक वो फंक्शन। कॉशी रीमैन जो होता है ना, कॉशी रीमैन हाँ इक्वेशन। हाँ, सीआर इक्वेशन, कॉशी रीमन इक्वेशन। तो पहले हम एनालिटिक फंक्शन पढ़ेंगे और उसी को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं सीआर इक्वेशन। यस मैम। ओके, बाय बाय मैम।